हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। चलिए, तो हम आपको जैसे पता है कि यहाँ पर हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे इस चैनल पर, लेकिन आज से हमने यहाँ पर करंट अफेयर भी पढ़ना शुरू किया है। हम यहाँ पे बेसिकली करंट अफेयर स्टैंडर्ड्स पेपर के लिए करेंगे, लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस। तो कंटेंट भी वैसा ही है, लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ा कंटेंट की प्रॉब्लम है, इसलिए ये कंटेंट इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। ये है, इसके सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं मेरे करंट अफेयर के, वो सारे इंग्लिश ही हैं, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। उसको हमने हिंदी में करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर करेंगे, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन इसके साथ ही स्टैंडर्ड एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनके लिए भी ये करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपना अपना इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ। हाय, माय नेम इज़ रूपल एंड इसलिए मेरे चैनल का शॉर्ट नेम रूप है। मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। सोचा कि प्रिपरेशन करते करते आप लोगों को भी इसमें इंक्लूड करूँ, किससे आप और मैं दोनों मिलकर सीखें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है उपराष्ट्रपति का चुनाव। आप जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में हमारे जो कंट्री में राष्ट्रपति के चुनाव पर चर्चा चल रही है। चर्चा क्या चल रही है, चल ही रही, मतलब होने ही वाले हैं। वो हमारे जो रामनाथ कोविंद हैं, हमारे प्रेसिडेंट, उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो उसी के बाद अब हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चुनाव होगा। तो चलिए उपराष्ट्रपति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो डेट है वो 6 अगस्त 2022 को निर्धारित की गई है। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो चुनाव होंगे वो 6 अगस्त 2022 को होंगे। ठीक है, अब इनके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है। फर्स्ट कौन है? फर्स्ट हमारे हैं, कौन है? राष्ट्रपति। और सेकंड कौन है? सेकंड है हमारे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद या फिर राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप लोग जानते होंगे, आपने जैसे कि लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी, तो लक्ष्मीकांत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया गया है। और ये इतने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए, वनडे एग्ज़ाम में चले जाइए या फिर यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम में चले जाइए, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि हमें अपने लोकतंत्र के बारे में, अपने पार्लियामेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तभी तो हम देश के एक मतलब जागरूक नागरिक होंगे, और उसके बाद अगर हमें सर्विस चाहिए तो हमें इनके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, अब इनके निर्वाचन मंडल के बारे में देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मैं आगे बताऊंगी कि ये क्या है, यानी कि कौन कौन से लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसका निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमित मत द्वारा किया जाता है। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान होते हैं। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि लाइक अ प्रेसिडेंट, जैसे हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, गुप्त चुनाव होते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होते हैं। सेम यही प्रोसेस क्या होता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति के लिए होता है। ठीक है, अब ये देखेंगे हम कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं। तो इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, अब चलिए योग्यता देख लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें योग्यता किस प्रकार की चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, उन्हें राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करनी चाहिए। मतलब ये है कि जिस तरह एक राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफिकेशन हमारी वाइस प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए। उसके पास कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाभ के पद का मतलब है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण जैसे कि पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गए, उन पर इनके
मतलब वो लाभ का पद इनके पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए नामांकन के लिए एक उम्मीदवार को संसद सदस्यों के कम से कम 20 निर्वाचक द्वारा प्रस्तावक के रूप में और 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदन के रूप में सब्सक्राइब किया जाना चाहिए। यानी कि 20 लोगों द्वारा इनको मत देना चाहिए कि हाँ ये बनने चाहिए, हम इनके सपोर्ट में हैं। ठीक है, अब इनके कार्यालय की शर्तें देखते हैं। वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसे किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुना जाता है जो यह माना जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उस तिथि से खाली कर दिया है जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इसका मतलब है कि चलो मान लिया कि वो राज्यसभा या लोकसभा नहीं, राज्यसभा का कोई पदेन सदस्य है, लेकिन वो उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है। तो उपराष्ट्रपति चुनने के बाद अब वो वहाँ का सदस्य नहीं रहेगा, वो उपराष्ट्रपति है। वो दोनों में से सिर्फ एक ही उस पर काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सदस्य भी है और वो उपराष्ट्रपति भी है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि जब वो राष्ट्रपति के रूप में वाइस प्रेसिडेंट, जब हमारे राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं या फिर कोई भी उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई अन्य कारण की वजह से वो कार्य अपना नहीं कर पाते, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, लेकिन उस समय वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है। तो ये क्लियर रखना कि वो अगर उपराष्ट्रपति हैं तो वो सदस्य नहीं है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसे को मतलब जो राज्यसभा है उनके जो सभापति होते हैं उसके सदस्य नहीं होते हैं उस सदन के। ठीक है, उसे लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करना चाहिए। कार्यालय की शर्तें, उपराष्ट्रपति अपने उद्घाटन की तारीख से 5 साल के लिए पद धारण करेगा, यानी कि उनका कार्यकाल कितना है, 5 साल का। उपराष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजकर इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ये हो गए हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये हो गए प्रेसिडेंट। इनको त्यागपत्र देना है तो ये किन्हें देंगे, इनको देंगे, और इनको त्यागपत्र देना है तो ये किन्हें देंगे, इनको देंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट जब इनको त्यागपत्र देते हैं तो ये इमीडिएटली जाकर लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को वो सूचना देते हैं। ठीक है, लेकिन ये देते इनको ही हैं त्यागपत्र। ठीक, वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 साल की अपनी शर्तों पर पद धारण कर सकता है। उन्हें किसी पद पर किसी भी अवधि के लिए फिर से चुने जाने का अधिकार है। यानी कि अब हमारे जैसे कि हमारे अब वाइस प्रेसिडेंट है, अगर वो चाहें तो वो दोबारा भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, संविधान में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है। अब इनकी रिक्तियाँ देख लेते हैं कैसे होते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्तियाँ निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से हो सकती हैं। जब उनका 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाए, भाई जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा तब तो वो जाएंगे, या फिर वो अपना इस्तीफा दे दें, जब उन्हें संसद के प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए, जब कार्यालय की सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए, जब उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए और पद धारण करने की अयोग्यता हो जाए, यानी कि पागल हो जाएं या फिर कोई अयोग्य उन्हें घोषित कर दे कि वो अयोग्य हैं, लाभ के पद पर थे या हैं अभी भी, और उनकी मृत्यु हो जाए, ये संसद द्वारा प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए। अब उनके शक्तियाँ और कार्य देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और उसकी शक्तियाँ और कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होते हैं। किसी भी कारण से राष्ट्रपति के कार्य करने में असमर्था होने पर वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हमारे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ 6 महीने तक, वो इमीडिएटली हमें 6 महीने के अंदर चुनाव कराना पड़ेगा, तो 6 महीने तक क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करते समय राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। आपको ऊपर भी बताया था जैसे कि मैंने कि जब वो उपराष्ट्रपति किसी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो वो उस समय राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, यानी कि वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ओके, अब उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग करते हैं, इस तरह वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए महाभियोग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से राज्यसभा में उठाए गए प्रस्ताव द्वारा और भावी बहुमत से पारित करना चाहिए और लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति द्वारा हटाया जा सकता है।
राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। सेम यही प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग चलाने से पहले भी उनको 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं नोट्स बना रहे हैं तो इसको इस तरह से बनाना कि एक तरफ प्रेसिडेंट कर लेना, एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट कर लेना और एक तरफ गवर्नर कर लेना। फिर इन तीनों की शक्तियाँ, इन तीनों के इंडेक्स बनाकर तब नोट डाउन करना, तो आगे याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ है, चलो इससे रिलेटेड हम यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये 2013 में क्वेश्चन आया था कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये गलत है, सदस्य तो होते हैं। ठीक है, सभापति नहीं होते, लेकिन उपसभापति तो उसके ही सदस्य होता है ना सदन के। जबकि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं है। सही है, बिल्कुल, राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनको अधिकार है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं उनके सदस्य, लेकिन उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है। ठीक है, और इसमें पूछा क्या है हमसे, सही पूछा है। सेकंड क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लोकसभा के सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमसे पूछा क्या है, हमसे सही पूछा है, तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ज्योग्राफी, भूगोल से रिलेटेड है। डोकलाम विवाद अभी से नहीं, 2017 से न्यूज़ में है। और अभी पिछले साल जनवरी में तो इतना न्यूज़ में था कि भारत और चीन बिल्कुल आंखें से आंखें मिलाकर खड़े थे वॉर में। ठीक है, वॉर मतलब होने से ही बची है। कुछ लोग उनके भी मारे गए फायरिंग में और हमारे भी। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी लोकेशन देखने की कोशिश करते हैं। देखिए डोकलाम कहाँ है, डोकलाम ये रहा। ठीक है, ये सिक्किम है, भारत है, ये भूटान है और ये चाइना है। तो इसके ये ट्राई जंक्शन पे है डोकलाम। तो हम कह सकते हैं कि मतलब इस पे भारत का भी अधिकार है और भूटान भी अपना, मतलब भूटान की तो इस सीमा से ही लगा हुआ दिख रहा है, और चाइना भी इस पर अपना अधिकार दिखाने की कोशिश करता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत और चीन के बीच डोकलाम गतिरोध 2017 से है। डोकलाम या चीनी में डोंगलांग भारत, भूटान और चीन के बीच ट्राई जंक्शन पर एक पठार या एक घाटी है। ठीक है, ये पठार है जो घाटी है। डोकलाम पठार भूटान में 269 वर्ग किलोमीटर का पठार है जो रणनीतिक चुंबी घाटी को नज़रअंदाज करता है। पठार पर चीन का दावा है। भूटान का चीन के साथ एक लिखित समझौता है कि सीमा मुद्दे पर अंतिम समाधान लंबित रहने तक शांति और अमन बनाए रखा जाना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 2022 में आए थे और इस बार यूपीएससी में गूगली खेली गई थी कि एलिमिनेट नहीं कर सकते थे इन टाइप के क्वेश्चंस में। तो इसमें क्या आया था, ये स्थान आए थे। जैसे चांद आया था तो वो किस लिए न्यूज़ में था, गिनी किस लिए न्यूज़ में था। यानी कि अगर आपने न्यूज़पेपर की सिर्फ हेडलाइन ही पढ़ी होती तो आप इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कैपेबल होते। ठीक है, लेकिन हम बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने के लिए, इवन मैं भी बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा करने के लिए जो मेन न्यूज़ होती है वही दिमाग से स्किप कर देते हैं, जबकि हमें मुद्दा क्या है, हमें सिर्फ इस पर फोकस होना चाहिए। ओके, लेबनान क्यों न्यूज़ में था और ट्यूनीशिया। अब चलिए टाइगर रिज़र्व के बारे में पढ़ते हैं। अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व। ठीक है, सबसे पहले अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व है कहाँ पर, तमिलनाडु में है। ठीक है, ये एक मालसार आदिवासी बस्ती कोछिकामुठी वन विभाग के लिए जंगली हाथियों को पकड़ने, उन्हें बांधने और संभालने के लिए जानी जाती है, यानी कि न्यूज़ थी। ठीक है, अब जानते हैं मधुमलाई टाइगर रिज़र्व में थप्पकड़ू में एक के बाद तमिलनाडु वन विभाग का ये दूसरा हाथी शिविर है। अब जानते हैं कि अन्नामलाई टाइगर रिज़र्व तमिलनाडु के 4 टाइगर रिजर्व में से एक है। यानी कि तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 4। यह दक्षिणी पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक, 2003 में घोषित अन्नामलाई परम्बिकुलम हाथी रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व के साथ साथ एलिफेंट रिजर्व भी है। यहाँ पूर्व में परिम्बकुलम टाइगर रिजर्व, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, दक्षिण पश्चिमी तरफ एरावुकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि ये तीनों चीज़, ये
चिनार और ये कहाँ है, सभी केरल हैं से घिरा है। ठीक है। रिजर्व भी केरल के नैनमारा, वंचाचल, मलयुत्तर और मयूर आरक्षित वनों से घिरा हुआ है। इस अभ्यारण्य में पाई जाने वाली श्रेणियों में अमरावती, उदुमपलेट, पोलाची, उलाठी, वलपराई और मनमबोली शामिल हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी मानव बस्तियां मिलती हैं। तो इसमें 34 बस्तियों में रहने वाले स्वदेशी लोग की 6 जनजातियां मिलती हैं, जिसमें 4600 से अधिक आदिवासी लोग रहते हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हाथियों को भी पालते होंगे, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उनको हाथी पालना, और हमारे जो राजा महाराजा थे इवन युद्ध में भी हाथी का यूज़ करते थे। तो अब देख लेते हैं 6 जनजातियों के नाम, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आराम से बन जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? कादर, मालासर, माली, मालासर, पुलयार, मुदुवर, एरावलन। ठीक है। यहाँ की वनस्पति कैसी है? इसमें नम सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन, पर्वतीय शोला घास का मैदान, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, कांटेदार वन, दलदल शामिल हैं। इसमें जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें एशियाई हाथी पाया जाता है, सांभर पाया जाता है, चित्तीदार हिरण पाया जाता है, भौंकने वाला हिरण, बार्किंग डियर पाया जाता है, माउस डियर पाया जाता है, गोर, नीलगिरी, तहर, बाघ आदि पाए जाते हैं। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, और इवन यूपीएससी में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये वाले, जैसे कि बार्किंग हिरन कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, और दे दिया जाता है कि महाराष्ट्र का कोई टाइगर रिजर्व, ऐसे। तो इस तरह से इन चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अब हम जानते हैं मदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। जो मदुमलाई टाइगर रिजर्व है वो तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी जिले में तीनों राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित है। यह पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य केरल, उत्तर में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और दक्षिण में साइलेंट वैली के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। मदुमलाई नाम का अर्थ है प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला। अब जानते हैं हम वनस्पति के बारे में। रिजर्व में लंबी घास है जिसे आमतौर पर हाथी घास कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं। ठीक है। विशाल किस्म के बांस, मूल्यवान लकड़ी की प्रजातियां जैसे सागौर और शीशम आदि स्थानीय वनस्पतियों की कई प्रजातियां हैं। इसमें कौन से जीव मिलते हैं? बाघ और एशियाई हाथी, भारतीय गौर, चित्तीदार हिरण, आम लंगूर, मालाबार विशालकाय गिलहरी, इम्पोर्टेंट है। जंगली कुत्ता और जंगली बिल्ली, ये तो नॉर्मल है, जंगली कुत्ता और बिल्ली तो यहाँ भी मिल जाते हैं, यूपी में भी। अब जानते हैं पक्षियों के बारे में। तो यहाँ पर 260 से अधिक प्रजातियों की एक विस्तृत विविधता है। भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 8 प्रजातियाँ मदुमलाई में दर्ज हैं। इसे मालाबार ग्रे हॉर्नबिल, मालाबार पाइंड हॉर्नबिल, मालाबार लाफिंग थ्रस जैसे दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन 2022 के यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ही आया है कि होकेरा वेटलैंड कहाँ है। ये भी वही है, एलिमिनेशन हम नहीं कर सकते, हमें पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। तो ये कहाँ है? ये है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, और सस्थमकोडा ये केरल में है। तो इसका आंसर हो गया, केवल 2 सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो इसमें ये 2020 में आया था। तो इसमें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, वायनाडा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब कुछ मेंस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ये गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, जंगलों में अपने आप आग लगने के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं, खासकर हिमालय में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के जंगलों में। तो आप जानते हैं कि जंगल हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। इवन अमेज़ोन जैसे, जिनको हम, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सो हम कंटिन्यू करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं जंगल की आग, जंगल में गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा आग लगती है। तो हम देखते हैं कि इसके क्या क्या रीज़न हैं और ये क्यों होती हैं, और ये यूपीएससी के GS 3 पेपर के पर्यावरण सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं मेंस में। तो चलिए देखते हैं।
जंगल की आग के लिए क्या चाहिए? जलवायु परिस्थिति, जलने योग्य ईंधन एवं एक चिंगारी की आवश्यकता होती है। बढ़ता तापमान पौधों में नमी को सोख लेता है, जिससे प्रचुर मात्रा में शुष्क ईंधन पैदा होता है। सूखा और तेज गर्मी पौधों को मार सकती है और मृत घास और वन तल पर अन्य सामग्री को सुखा सकती है। तो एक पेच के माध्यम से आग लगने के बाद आग को बढ़ावा देती है, जबकि सूखी वनस्पति जलने योग्य ईंधन है जो आग को जलाने का काम करती है। चिंगारी कभी बिजली के कारण होती है तो कभी दुर्घटना या स्थानीय आबादी की लापरवाही से। भारत में जंगल की आग इसे झाड़ी या वनस्पति की आग या जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे किसी भी अनियंत्रित और गैर निर्धारित दहन या प्राकृतिक सेटिंग जैसे कि जंगल, घास के मैदान, ब्रुस भूमि या टुंड्रा में पौधों के जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन की खपत करता है और इसके आधार पर फैलता है पर्यावरण की स्थिति में। ठीक है। जंगल की आग को जलाने के लिए 3 स्थितियों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? हमें ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और गर्मी स्रोत चाहिए। अब इसके कुछ आंकड़े देख लेते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 30 मार्च 2022 तक भारत में कुल 381 जंगल में आग लगने की सूची मिली है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 133 आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं, यानी कि 133 बार आग लगी है। ठीक है। मार्च 2022 में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण जंगल की आग की सूचना मिली थी। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में लगी आग को भी बेमौसम माना गया था, जिसे उच्च तापमान आग के प्रसार को बढ़ा रहा था। ठीक है। हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ वन रिजर्व में भी आग देखी गई। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो कि पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। जंगल की आग आवासों और विविध वनस्पतियों और जीवों के जटिल संबंधों को नष्ट कर देती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता का नुकसान होता है। सेकंड है वन क्षरण। लगभग हर साल विभिन्न वन क्षेत्रों में जंगल की आग देखी जाती है, जो मिट्टी की उर्वरकता, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कुछ वन विशेषताओं की गुणवत्ता को लगातार कम करती है। ठीक है। थर्ड है वायु प्रदूषण। जंगल की आग से बढ़ते धुएं के विशाल बादल बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। भाई वायु प्रदूषण तो हो गई, क्योंकि जंगल की आग का धुआं और विशेष रूप से PM 2.5 की सांद्रता या 2.5 माइक्रो से छोटे कण श्वसन और हृदय प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। फोर्थ क्या होगा हमारा जी? हमारा होगा ग्लोबल वार्मिंग। जब पौधे का जीवन आग से नष्ट हो जाता है तो वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग होती है। और पेड़ और वनस्पति जब जलाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि वातावरण में अधिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग होती है। मिट्टी की अवनति। जंगल की आग लाभकारी मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को मार देती है, जो मिट्टी को तोड़ने और मिट्टी के सूक्ष्म जीव गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्जाम्पल केचुआ। ठीक है। अब उपाय क्या कर सकते हैं? हम उपाय देखते हैं। तो सबसे पहले कि हमें तो इसको आपदा के रूप में पहचानना होगा। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आपने लास्ट ईयर आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में इतनी भयानक आग लगी थी वहाँ के जंगलों में कि सारे जो वहाँ के जीव थे आधे से ज़्यादा मर गए थे और उनको बचा रहे थे, और उनकी जो पिक्चर्स थी जो वायरल हुई थी, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ हो ह्यूमंस की वजह से रहा है, क्योंकि उनको ज़्यादा सुविधाएं चाहिए, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे प्राणियों पर पड़ रहा है, हमारे जंतुओं पर पड़ रहा है, पक्षियों पर पड़ रहा है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर वो नष्ट हो गए तो शायद हमारा अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। हम चाहे मंगल पे चले जाएं, चाहे कहीं पर चले जाएं, जब हमारी जैव विविधता ही नहीं रहेगी हमारे बीच में तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? सो इसको सबसे पहले तो उपाय यही है कि इसको आपदा के रूप में पहचानना चाहिए। ठीक है। सेकंड है कि अलर्ट सिस्टम विकसित करें। एक जंगल की आग चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है, जो वास्तविक समय प्रभाव आधारित अलर्ट प्रदान कर सकते हैं। आप देखते हैं कि इसके लिए हम यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, डाटा। जैसे कि हमें पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे इन जंगलों में आग लगती है, तो हमें वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्मोक अलार्म लगाने चाहिए, जैसे कि हम बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं, जिससे अगर कहीं पर भी आग लगी हो तो वहाँ पर अलार्म बजे और फायर ब्रिगेड आकर वहाँ पर आग बुझा सके और बड़े क्षेत्र में नुकसान होने से बचा सके। तो इसमें हम वो भी एक काम कर सकते हैं। सबसे
फिर है कि अनुकूल क्षमता बढ़ाएं, ठीक है। जिला प्रशासन और वन आश्रित समुदाय पर लक्षित क्षमता निर्माण पहलों से जंगल की आग के कारण होने वाले नुकसान और क्षति को टाला जा सकता है। इसके लिए एक उपाय हम ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमें पता है तो वहाँ पर हम छोटे छोटे पोंड बना सकते हैं, तालाब बना सकते हैं। और जैसे कि हमने ऊपर अभी हमने तमिलनाडु के एक वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा था कि 4600 लोग रहते हैं वहाँ जनजातियों के रूप में, तो उनको हम ट्रेन कर सकते हैं। वहाँ पर पौंड बना के प्राकृतिक पानी भी इकट्ठा कर सकते हैं और छोटी मोटी आग लगने पर उनकी ट्रेनिंग के थ्रू भी इसको कम किया जा सकता है, ठीक है। फिर है एक स्वच्छ वायु आश्रय प्रदान करें। राज्य सरकार, राज्य वन विभागों को सरकारी स्कूलों, सामुदायिक हॉल जैसे सार्वजनिक भवनों को फिर से तैयार करना चाहिए। उन्हें उसे स्वच्छ हवा के समाधान जैसे एयर फिल्टर के साथ साथ जंगल की आग से, आग के धुएं से बुरी तरह से प्रभावित समुदायों के लिए भी स्वच्छ वायु आश्रयों का निर्माण करना चाहिए। बट यहाँ पर हमें पशु पक्षियों के बारे में भी सोचना चाहिए। चलो इंसान तो भाई क्या आ जाएगा, वो कहाँ जाएंगे, उनका तो जंगल ही घर है ना। और हम वो जंगल भी उनकी वजह से नहीं, हमारी वजह से नष्ट हो रहा है, हमारी सुविधाओं की वजह से। और कभी कभी डायरेक्ट रीज़न्स है, कभी कभी इनडायरेक्ट रीज़न है। तो वो कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के, घर में ही आग लगेगी तो भाग के कब तक कहाँ तक रहेंगे। सो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जंगल को अपने सेव कर सकें और उन सबको भी सेव कर सकें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। गवर्नेंस कृषि के ऋण माफ़ी के खराब कार्यान्वयन को दर्शाता है। देखते हैं 2014 के बाद से 9 राज्यों द्वारा घोषित कृषि ऋण माफ़ी के लक्षित लाभार्थियों में से केवल आधे को ही वास्तव में ऋण बांटे गए, ठीक है। मार्च 2022 तक घोषित लाभ प्राप्त करने वाले पात्र किसानों को अनुपात के संदर्भ में कृषि ऋण माफ़ी योजनाओं का सबसे खराब क्रियान्वयन तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुआ। इसके विपरीत 2018 में छत्तीसगढ़ और 2020 में महाराष्ट्र द्वारा लगाई गई कृषि ऋण माफ़ी क्रम से 100% और 91% पात्र किसानों द्वारा प्राप्त की गई है। 2014 के बाद से लगभग 7 करोड़ पात्र किसानों में से केवल 50% किसानों को मार्च 2020 तक, अच्छा ये सब डाटा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपने आंसर राइटिंग में कहीं पर भी ये डाटा यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कारण देख लेते हैं। इसके कारण क्या है, राज्य सरकारों द्वारा किसानों को दावों की अस्वीकृति, वादों को पूरा करने के लिए सीमित या कम वित्तीय स्थान और बाद के वर्षों में सरकार में बदलाव को इन ऋणों माफ़ी को कम क्रियान्वयन दर से संभावित कारणों के रूप में पहचानना। रिपोर्ट ने लक्षित किसानों तक नहीं पहुँचने वाले लाभों को भी उठाया है। कृषि ऋण माफ़ी के लिए पात्र कुछ खातों में से अधिकांश खाते मानक श्रेणी के थे, जो एक सवाल पूछ रहे थे कि किसकी ब्याज माफ़ी वास्तव में काम करती है। इसमें है कर्ज माफ़ी ऋण संस्कृति को नष्ट कर देती है, जो मध्यम से लंबी अवधि में किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा सकती है और कृषि बुनियादी ढांचे में उत्पादक निवेश बढ़ाने के लिए सरकारों के वित्तीय स्थान को भी निचोड़ सकती है। अब देखते हैं कि लोकतंत्र से रिलेटेड एक न्यूज़ थी। तो आपने देखा होगा कि एक अच्छे लोकतंत्र में विपक्ष की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि विपक्ष जो मेन मुद्दे हैं उन पर आवाज़ कम उठाती है और उन बिलों को भी आसानी से पास करने पर उनको ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन जो वैलिड मुद्दे हैं उन पर कोई आवाज़ ही उठाने वाला नहीं है। और इसलिए इस एडिटोरियल में ये आया है। और चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं। संसदीय लोकतंत्र। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया। इसके लिए आर अंबेडकर द्वारा तर्क है कि एक लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को 2 शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहला कि एक स्थिर कार्यकारी होना चाहिए और दूसरा जिम्मेदार होना चाहिए। दुर्भाग्य से दोनों नहीं हो पाया। अब देखते हैं विपक्ष की भूमिका। संसदीय लोकतंत्र ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं करता जहां एक दल सरकार स्थायी हो जाए। न केवल एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बल्कि उसके अस्तित्व के लिए भी एक सतर्क विपक्ष की उपस्थिति आवश्यक है। जब विपक्ष सरकार की आलोचना करता है, किसी पार्टी के कुकर्मों के खिलाफ जनमत के जगाने के लिए आंदोलन करता है, तो वह संविधान द्वारा सौंपे गए कर्तव्य का पालन कर रहा है। एक प्रभावी विपक्ष के बिना लोकतंत्र सुस्त हो जाएगा और विधायिका विनम्र हो जाएगी। जनता जब सोचेगी कि विधायिका एक दिखावा है और अपने कार्य को करने में असमर्थ है और संसद के कामकाज में रुचि खो देगी। दल बदल विरोधी कानून को आपने देखा कि किस तरह विफल है। ये कानून बनाने के बाद भी
कभी अभी आप महाराष्ट्र का ही मुद्दा देख रहे हैं, कभी कोई सा दल कहीं चला जाता है, कभी कोई सी पार्टी गिरा देता है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, वो उस राष्ट्र उस क्षेत्र के विकास में बाधा होती है और कुछ नहीं होता। राजनीतिक लोग अपने पैसों के लिए या फिर उनको कोई और आर्थिक या फिर कोई भी उनको प्रॉफिट के लिए वो ये सब करता है, लेकिन मेनली जो लॉस होता है वहाँ के क्षेत्र के लोगों का होता है। इसके कारण है यहाँ पर एक समय सीमा प्रदान नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामले का फैसला करना होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक अध्यक्ष ने विधायिका अवधि के अंत तक एक दल बदल विधायक के मामले में निर्धारण ही नहीं किया है। ठीक है, पार्टी अक्सर विधायकों को अपनी निष्ठा बदलने या प्रतिद्वंदी पार्टी द्वारा शिकार किए जाने से रोकने के लिए रिसोर्ट में ले जा सकती हैं। हाल के उदाहरण में महाराष्ट्र 2019 और 22, कर्नाटक 2019-18 और तमिलनाडु 2017 है। शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। आगे का रास्ता क्या है, राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, नागरिक समाज को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि लोकतंत्र विफल ना हो। विपक्ष को सहन किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर यह तय करने की सत्ता में पार्टी के लिए छोड़ दिया जाता है कि स्वस्थ और अस्वस्थ आलोचना क्या है, तो बाद में सब कुछ मिक्स हो जाता है। विपक्ष को विश्वसनीय और मजबूत होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष को खुद को विश्वसनीय और मजबूत बनाना है। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे इंग्लैंड जहां संसदीय प्रणाली प्रचलित है, कार्यपालिका की जिम्मेदारी का आकलन दैनिक और आवधिक दोनों है। दैनिक मूल्यांकन संसद द्वारा प्रश्नों, प्रस्तावों, अविश्वास प्रस्तावों, स्थगन प्रस्तावों, अभिभाषणों पर वाद विवाद के माध्यम से किया जाता है। चुनाव के समय मतदाताओं द्वारा समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। ये तो वही ये 3 क्वेश्चन हैं जो आज हमने टॉपिक पढ़े। तो पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय है, ये हमने पढ़ा था, ये ट्रू है। उपाध्यक्ष बनने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ट्रू है। राज्यसभा और लोकसभा में क्रम से प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत के साथ। देखिए, राज्यसभा में तो प्रभावी बहुमत है, लेकिन लोकसभा में साधारण बहुमत है। तो ये क्या स्टेटमेंट हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर ये हो गया। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए, आज के करंट अफेयर सीरीज़ को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। और प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा, और कमेंट में बताइएगा कि क्या कमी थी, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए और ऐसे ही स्टडी करते रहिए। सो बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।